हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टायरलेस वीडियो वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15+ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रेलवे विज्ञान, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और उनका अभ्यास करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस होगा क्योंकि जीके जीएस का जो पोर्शन है वो एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी के एग्जाम में वो डायरेक्टली आपसे 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में 1 लाइन क्वेश्चंस रहेंगे और मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा और आप भी ये देखने का प्रयास करेंगे कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको पूरी ईमानदारी के साथ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस बने और कितने क्वेश्चंस नहीं बने। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित हो जाती है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल जो सतह है उससे परावर्तित हो जाती है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो ये है आयनोस्फीयर। ये पिछले सवाल का ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वो ये है आयन मंडल ही इसके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आयन मंडल है यहाँ से जितने भी रेडियो तरंगें होती हैं ये वहाँ से चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। आपको बताना है दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रकाश होता है कितना होता है? वो होता है 390 से 750 mm के बीच होता है। आप भी देखने का प्रयास करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ कि आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, जो ध्वनि तरंग है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेसिव क्रेटर्स अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव टफ के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? ये बोला जाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो होती है इस प्रकार के होते हैं और ये जो पूछा जा रहा है सक्सेसिव क्रेटर्स, इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या बोली जाती है? तरंग दैर्घ्य बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्सरे जो किरण होती है उसका प्रयोग किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है क्या प्रयोग करता है? रेडियो तरंग की मदद से वायुयान की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁻7 मीटर, इतनी होती है। जब समताप में ओजोन परत का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 10⁻⁻7 मीटर तक ये हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये है अवरक्त तरंगों का उपयोग जो होता है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंत वगैरह हमारी बॉडी में एक्सरे के लिए जो यूज़ किया जाता है किरण, वो एक्सरे किरण यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन करने में लाई जाती है, तो एक्सरे द्वारा जो सीटी स्कैन में जो जिस किरण का उपयोग किया जाता है सीटी स्कैन में, उसमें एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि से है, ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है? ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है धातुओं के अंदर ध्वनि का वेग होता है और सबसे कम ध्वनि का वेग होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहे में ध्वनि की गति जो है 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे अधिकतम रहती है। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को पढ़ लेते हैं इसको।
म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषक करना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी सिंगर्स वगैरह होते हैं जिस हॉल में वो सिंगिंग करते हैं उसकी दीवारें जो होती हैं वो ध्वनि अवशोषक होती हैं। ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए मतलब जो हम बोलते हैं और आवाज़ जो वापस आती है, परावर्तित सतह और सुनने वाले माध्यम के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16.5 मीटर होनी चाहिए। अगर स्पष्ट पराध्वनि सुननी है तो बोलने वाले और सुनने वाले के बीच जो है वो 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो वही अगेन वही क्वेश्चन 16.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो ध्वनि का वायु में जो वेग होता है वो अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन सकते हैं क्योंकि नहीं सुन सकते हैं? क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है और इसी कारण से चंद्रमा पर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो होती है सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, क्या कारण है? क्योंकि फ्रेंड्स वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशों को नियंत्रित करते हैं। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनि तरंगे जो होती हैं वापस किसी दीवार से टकरा करके फिर उनके कानों तक जाती हैं और उसके माध्यम से वो अंदाज़ा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं? तो ओजोन लेयर में बाधा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं? तो ओजोन लेयर में बाधा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल जो होती है ध्वनि की इकाई होती है, तो ध्वनि की तीव्रता नापने में किया जाता है। साउंड की स्पीड नापने में किया जाता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये होती है लगभग 30 डेसिबल के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितनी होनी चाहिए? एक नगर के लिए 45 डेसिबल जो है वो एक नगर के लिए सुरक्षित प्रदूषण स्तर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की सीमा करीब करीब होती है। सहने की जो सीमा होती है एक मनुष्य के लिए वो 85 डेसिबल तक होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो वो है 60 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणता, उनकी क्वालिटी के आधार पर उनमें भिन्नता किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो निम्न में से सबसे अधिक जो तरंग लंबाई होती है वो रेडियो तरंगों की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी सिग्नल नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे, क्योंकि इनकी तरंगे सबसे अधिक होती हैं और इसलिए टीवी सेट को चलाने के लिए इसे और टीवी रिमोट नियंत्रण की इकाई में रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राहों के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये अवरक्त जो विकिरण है लाई जाती है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन
प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वो आयाम मॉड्यूलस के द्वारा होता है। आयाम मॉड्यूलस द्वारा चित्र दो संचरण होते हैं वो आयाम मॉड्यूलस द्वारा होते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन जो है वो विद्युत धारा से है। अगला क्वेश्चन जो है वो विद्युत धारा से है। 1 किलोवाट घंटा का मान आखिर कितना होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3 × 6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटे का जो मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ऊर्जा का परिवर्तन डायनेमो से होता है। डायनेमो परिवर्तित क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी इंजन वगैरह देखे होंगे तो बगल में 2 पट्टियां जो लगी होती हैं वो एक डायनेमो की होती है और एक जो रॉड होती है वो इंजन से जुड़ी होती है। इंजन की रॉड घूमने से इसके ऊपर पट्टे घूमते हैं और डायनेमो की जो रॉड होती है वो घूमती है और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये मैकेनिकल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। जब वैद्युत जो ऊर्जा होती है वो गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति है। तो ये है मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो क्या है? मोटर। लेकिन डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो। अगला देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति उल्टा होता है, प्रतिलोमानुपात होता है, और इसलिए कम वोल्टेज पर काम करने वाले जो विद्युत मोटर होते हैं वो खासकर जल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन धातु की खोज टॉरबर्न बर्नमैन ने कब की थी? तो ये की थी 1681 में। टंगस्टन धातु की खोज जो है टॉरबर्न बर्नमैन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तनु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तनु बना होता है। तो बिजली के जो बल्ब होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। नेक्स्ट, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। तो विद्युत उपयोग में जो अर्थ का उपयोग होता है वो फ्यूज से लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 60+ क्वेश्चन। आप अपने कमेंट, अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको 60 में से आपको कितने क्वेश्चंस बने आप अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस तरीके के क्विज अगर पाना है तो आपको चैनल से जुड़ना होगा, और चैनल को जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले नेक्स्ट डेज में हम 25 डेज तक ये सीरीज चलाएंगे जिसमें से 5000 तक क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं जीके और जीएस से। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।